साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीवाई की सीरीज का पार्ट 13 हल करेंगे। इससे पहले हम 12 पीवाई की सीरीज के पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछे गए पेपर का यह अंतिम वीडियो होगा। इन सभी पीवाई के पार्ट 13 का टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वहां से आप इनका टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, जब एक एकाधिकारी उपभोक्ता एक एकाधिकारी उपभोक्ताओं को उप बाजारों में विभक्त करता है तथा भिन्न भिन्न कीमत लेता है तो यह कहलाता है। एकाधिकार की शक्ति में तीन प्रकार के वस्तु विभेद देखने को मिलते हैं। प्रथम डिग्री वस्तु विभेद, तृतीय डिग्री वस्तु विभेद और तृतीय डिग्री वस्तु विभेद। प्रथम डिग्री वस्तु विभेद में एक एकाधिकारी उपभोक्ताओं की संपूर्ण बचत को हड़प लेता है, अर्थात उपभोक्ता जिस कीमत पर वस्तु को खरीदना चाहता है वह उसकी सारी कीमत एकाधिकारी वसूल कर लेता है। द्वितीय डिग्री वस्तु विभेद में एक ही वस्तु की अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है, अर्थात मुंह देखकर तिलक लगाना, हर व्यक्ति की अलग अलग कीमत। तृतीय डिग्री वस्तु विभेद में उपभोक्ता एकाधिकारी उपभोक्ताओं को उप बाजारों में छोटे छोटे बाजारों में विभक्त करता है और उनसे अलग अलग कीमत वसूल करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा तृतीय डिग्री वस्तु विभेद। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक पूर्ण शुद्ध प्रतियोगी फर्म का आपूर्ति वक्र अल्पकाल में निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वह हमेशा एमसी वक्र होता है। एमसी वक्र, और एमसी वक्र का कौन सा भाग? एबीसी के ऊपर का भाग। एबीसी के ऊपर का भाग हमेशा अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का आपूर्ति वक्र होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं आर से ऊपर का भाग, ये वाला पार्ट एमसी वक्र, सीमांत लागत वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्ति वक्र होता है। और इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का पूर्ति वक्र सभी फर्मों के पूर्ति वक्र का योग होता है। अतः यहाँ पर आंसर सीमांत लागत वक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर से भिन्न होता है। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दर पर, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? नेशनल इनकम। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दर यह होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी हमेशा होता है, नेशनल इनकम हमेशा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर राष्ट्रीय आय होता है, अर्थात एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का अंतर पूछा गया है। तो जब भी हम मार्केट प्राइस ज्ञात करते हैं तो बाजार कीमत ज्ञात करने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यदि बाजार कीमत पर, नहीं, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को साधन लागत में जोड़ दिया जाए तो हमें बाजार कीमत प्राप्त हो जाती है। और यदि हमें फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो मार्केट प्राइस में से
नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर साधन कीमत प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स में से अप्रत्यक्ष कर में से यदि हस्तांतरण भुगतान या सब्सिडी अनुदान को घटा दिया जाए तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाता है। अतः यहाँ पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार कीमत पर हमेशा विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होती है। अर्थात इनका जो डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस हमेशा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है। और राष्ट्रीय आय हमेशा NNP एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट प्रश्न है गैर बहिष्कृत तथा गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं हैं। गैर बहिष्कृत में वो वस्तुएं होंगी जिनके लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता, जिनके उपभोग हेतु या उपयोग हेतु किसी को मना नहीं किया जा सकता। और गैर प्रतिद्वंदी जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, अर्थात मार्केट में उसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। ऐसी वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? निजी वस्तुएं। निजी वस्तुओं में गैर बहिष्कृत भी होता है, किसी दूसरे की वस्तु को हम उपयोग नहीं कर सकते। और प्रतिद्वंदी भी होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत वस्तुएं होती हैं, उनका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। सड़क है सार्वजनिक वस्तु है जिसको किसी को उपयोग करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। सड़क में किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं है। अतः यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत तथा गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं हैं। आपूर्ति का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ आपूर्ति के नियम की परिभाषा पूछी गई है। आपूर्ति के नियम की परिभाषा है अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से मार्केट में पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी, और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होती है तो मार्केट में सप्लाई भी डिक्रीज होगी। इसी तरह प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। यह सब अन्य बातें स्थिर रहने पर लिया गया है। अन्य बातों में जैसे अन्य वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, भावी प्रत्याशा, इन सभी बातों को हम स्थिर मानकर करते हैं। तो आपूर्ति का नियम का आंसर जो होगा वह होगा विकल्प सेकंड। आपूर्ति की मात्रा कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है और कीमत में कमी के साथ कम होती है। अतः सेकंड विकल्प यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है राजकोषीय नीति के 3 घटक हैं। राजकोषीय नीति के 3 घटक कौन से हैं? सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियां, सरकारी व्यय, ये राजकोषीय नीति घटक है। राजकोषीय नीति एक सरकार के द्वारा जारी की जाती है और मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला विकल्प है सरकारी निवेश, सार्वजनिक बस्तें और विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय राजकोषीय नीति का पार्ट नहीं है। मांग जमाएं मौद्रिक नीति का पार्ट है, अतः सेकंड विकल्प भी आंसर नहीं होगा। सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियां और विदेशी विनिमय भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, इसका घटक नहीं है। अतः जो आंसर होगा विकल्प थर्ड, जिसमें सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण और सरकारी व्यय, सरकारी प्राप्तियां, ये तीनों घटक राजकोषीय नीति में देखने को मिलते हैं। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा विकल्प थर्ड होगा। राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर
का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी देश में मुद्रा का विनिमय दर का नियमन उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर का नियमन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं नियंत्रण में होते हैं। आर्थिक प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में सभी उत्पादन के साधनों पर या सभी प्रकार का नियंत्रण निजी हाथों में होता है। स्वामित्व भी निजी रूप में होगा और नियंत्रण भी निजी रूप में होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रणाली है जिसका उद्देश्य होता है लोगों का अधिकतम कल्याण करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लोगों का अधिकतम कल्याण करना, अधिक से अधिक कल्याण करना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स रूप है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम देख सकते हैं भारत में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम देख सकते हैं अमेरिका और समाजवादी का उदाहरण हम देख सकते हैं चीन। तो यहाँ पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण किसमें होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नया कल्याण अर्थशास्त्र में क्षमता दृष्टिकोण का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? नव कल्याण, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स का संबंध अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। फर्स्ट विकल्प है रघुराम राजन। रघुराम राजन आरबीआई के 23वें गवर्नर जनरल रहे हैं। 23वें गवर्नर जनरल रहे हैं। गवर्नर आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। अरविंद पनगड़िया, ये भी एक चर्चा का विषय रहे हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना 2000 नीति आयोग की शुरुआत 2015 में की गई थी और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहे हैं और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया रहे हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। इनका कार्यकाल नीति आयोग में 2015 से 2017 तक रहा है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। इनको नव कल्याण अर्थशास्त्र में क्षमता दृष्टिकोण के लिए या नव कल्याण अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रोफेसर राज कृष्णा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ थे। तो साथियों, इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इकोनॉमिक्स से संबंधित इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें।
धन्यवाद।